हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ से हम जो अपना ये परागण वाला जो टॉपिक है ये पढ़ रहे थे। इसके बारे में अपन ने ये परागण है इनकी परिभाषा देख ली थी। और परागण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और होता है पर परागण। तो पर परागण की अपन विधियां पढ़ रहे थे, कौन कौन सी विधियां होती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और अपन ने दो विधियों के बारे में यहाँ डिस्कस किया था, एक तो वायु परागण के बारे में और जो दूसरा है अपने जल परागण के बारे में डिस्कस किया था। वायु परागण और दूसरा जो है अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था, जल परागण। तो मैंने इस जल परागण में भी आपको बताया था कि दो कंडीशन होती है, एक तो अधो और एक होता है अधीजल। ठीक है, अधो का मतलब क्या था कि जल के अंदर परागण की क्रिया संपन्न हो रही थी और अधी का मतलब था जल के ऊपर परागण की क्रिया संपन्न हो रही थी। तो अपन ने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो अपना तीसरा और सबसे मोस्ट जो परागण की विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है अपनी कीट परागण। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यदि किसी स्टूडेंट ने एक परिभाषा याद कर ली है तो आप सभी परिभाषाएं याद हो गई है। क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न की जाती है तो वह प्रक्रिया वायु परागण कहलाती है। इसमें भी जल द्वारा संपन्न की जाती है, इसे जल परागण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर परागण की क्रिया कीट द्वारा संपन्न की जाती है, इसलिए इसे कीट परागण कहते हैं। परिभाषाएं ज्यादा हार्ड नहीं है, परिभाषाएं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। यदि जिसको ये पता है कि परागण किसे कहते हैं तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, आराम से यहाँ डेफिनेशन बना सकता है और अपने मन से भी लिख सकता है, कोई भी उसे गलत नहीं निकालेगा। अब वो गलत तब नहीं निकालेगा जब यदि आप इसकी परिभाषा दो परागण की। अब वो पूछ रहा है आपसे परागण और यदि आप विशेषण की परिभाषा दे रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं यहां से कीट परागण की परिभाषा दूं तो ये तो आपको बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे, लेकिन आपको याद करना है इन सभी के एग्जाम्पल। क्या याद करना है, एग्जाम्पल। आपको एक एक दो दो तो एग्जाम्पल याद करना ही है। अब इसकी परिभाषा देने के बाद में अपन आगे बात करेंगे कि वो एग्जाम्पल से किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ अपन कीट परागण की बात की है, तो इस प्रक्रिया में परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न की जाती है। कीटों द्वारा संपन्न की जाती है, इसलिए इसे कीट परागण कहते हैं। क्या कह दिया अपन ने, इसको कीट परागण कहते हैं। आप जैसे करके लिख सकते हो, ऑर्किड और आप, ये क्या है, जो है इनमें कीट परागण पाया जाता है। अब मैंने आपसे यदि बात की है कि किस प्रकार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए ऑर्किड व आंख में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, नाम लिखिए। एक नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि
ऑर्किड एवं ओक में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, नाम बताइए। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कीट परागण में कि क्या होता है कि कीट जो परागण होते हैं उनके पुष्प एक तो रंगीन होते हैं और साथ ही साथ मकरंद युक्त एवं गंध युक्त होते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि मान लो कि कोई पुष्प है जिसमें कीट परागण की क्रिया संपन्न हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि उस पुष्प के द्वारा एक सुगंधित पदार्थ स्रावित किया जाता है। सुगंधित पदार्थ स्रावित किया जाएगा, जिससे क्या होंगे, जो भी कीट होंगे उस पुष्प की तरह आकर्षित होंगे। अब आकर्षित हो गए तो क्या होगा, मान लिया जाए कि अपने पास ये 2 पुष्प है, तो इस पुष्प से मकरंद का स्रावण किया जाता है और कोई कीट आकर उस सुगंध को लेने के लिए इस पुष्प के ऊपर बैठ जाता है। तो जैसे ही क्या होगा, इस पुष्प के ऊपर बैठेगा तो उसके पैरों में पराग कण लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? पराग कण लग जाएंगे। अब जैसे ही वो यहाँ पे बैठता है तो उस अवस्था में उसके क्या लग गए? पराग कण लग गए। अब पराग कण यहाँ से लगे, बात करते हैं ये नर पुष्प में पराग कण, ध्यान रखना, नर पुष्प में ही तो क्या होते हैं, पराग कण स्रावित किए जाते हैं। अब इसने क्या बैठा, ये जैसे ही इसके पैरों में परागण लग गए और अब मान लो ये बाई चांस क्या हो जाता है कि मादा पुष्प के ऊपर बैठ जाता है, तो मादा पुष्प के ऊपर बैठ जाने पर भी क्या होगा, इसके द्वारा जो पैरों में परागकण लगे थे वो परागकण मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब वहां पे स्थानांतरित हो गए तो ये जो क्रिया है ये कीट परागण की अपने पास संपन्न हो गई। तो क्या होगा, अब वहां से निषेचन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, निषेचन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, अपने पास कीट परागण की बात हो गई। तो अपन ने बात कर ली यहां भी जो है ऑर्किड और ओक में कीट परागण पाया जाता है और कुल जो 80% पादप है उनमें क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया सवाल है कि उस परागण का नाम बताइए जिनमें 80% कीट और 80% परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो अपन ने यहां से बात कर ली। अब देखिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट की डिस्कस करते हैं, तो पक्षी परागण की बात करेंगे। तो आपकी बुक में 2 दे रखे हैं, एक तो कौन सा, वो जैसे पक्षी परागण की बात करेंगे, ये लो पक्षी परागण। ठीक है, तो पक्षी परागण में आपको क्या करना है कि इसके परिभाषा को वही लिखनी है आपको। इस प्रक्रिया में परागण की क्रिया पक्षी द्वारा संपन्न की जाती है, इसलिए इसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे करके आपको तंबाकू जिसे निकोटियाना कहते हैं और जैसे बोगनविलिया इसकी बात करते हैं, तो अपने पास बोगनविलिया, ये दोनों क्या है, इसके उदाहरण है। जैसे अब एक है चमगादड़ परागण और जो सर्प परागण, वो आपको बुक में से ही देखना है। जैसे आलू बुखारा है उसमें चमगादड़ परागण पाया जाता है और सर्प जो परागण है वो चंदन के ऊपर पाया जाता है। तो आपको इतना याद करना है। ये तो हो गई पर परागण की विधियां हो गई। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वो है अपना निषेचन। देखिए
जैसे मैं क्या करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे अपने पास क्या है कि मैंने चैप्टर 3 चल रहा है अपना, और चैप्टर 3 का कितने वीडियो हो चुके हैं अपने, तो मैंने क्या किया है, जैसे अपना पहला वीडियो है तो मैंने उसको डे फर्स्ट लिख दिया, दूसरा वीडियो है तो सेकंड लिख दिया, तीसरा दिन है तो उसको 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। जो आज अपना चौथा दिन है तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ से, इस चैप्टर को चलते हुए अपने पास 4 दिन हो चुके हैं। तो आपको किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये डे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्यों लिख रहे हैं। मतलब इस चैप्टर को चलते हुए आज अपने पास कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब मैं बात करता हूँ अपने पास निषेचन की। तो निषेचन क्या होता है, देखिए मादा युग्मक व नर युग्मकों का संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं मादा युग्मक व नर युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो अपन ने मादा युग्मक की जो बात की है, मादा युग्मक का मतलब यहां अपन बात करेंगे अंड की, जो अंडाशय में स्थित होता है। अंड या बीजांड की बात करेंगे, वो अभी मैं बात करता हूं आगे, तब अपन बात कर लेंगे इनके बारे में। और नर युग्मक की जो मैं बात करूंगा, नर युग्मक का मतलब होता है परागकण। तो अपने पास अपन ने पिछली बार देख ही लिया कि परागकण कैसे यहाँ अंड या जायांग तक पहुंचते हैं और फिर किस प्रकार निषेचन की क्रिया करेंगे या किस प्रकार उनमें निषेचन संपन्न होगा, वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये लिख दिया है आपने, फिर आगे एरो करके लिखना है एक स्ट्रॉन्सबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, लीलियम पादप में निषेचन की खोज की थी। खोज की थी। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने यहाँ और कौन से पादप में इसकी खोज की थी, क्योंकि कभी कभी अपने पास ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए आपको क्या करना है, एक्टिव रहना और एक्टिव होकर पढ़ना है, क्योंकि कोर्स अपना बहुत बड़ा है और कोर्स बड़ा होने के साथ साथ ही यदि अपन एक एक चैप्टर को, एक एक यूनिट को कंप्लीट करते जाएंगे तो क्या होगा कि अपने लिए बाद में आसानी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपना जो है रिजल्ट वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। जब आप सोचोगे कि अपनी स्कूल खुलेगी तब अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास 2 से 3 महीने बचेंगे, तभी आपकी 2 से 3 महीने में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सभी सब्जेक्टों को क्लियर कर सके 2 से 3 महीनों के अंदर। यदि आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छी परसेंटेज लानी है, तो आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। नहीं यदि लुढ़कना है तो क्या है, आप 2 से 3 महीने में भी लुढ़क जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन को क्या नहीं करना, लुढ़कना नहीं है, अपने को धक्के खा के पास नहीं होना है। अपन को 2 से
परसेंटेज अच्छी लानी है, और परसेंटेज अच्छी लाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आगे मैं बात करता हूं तो देखिए, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरण कौन कौन से हैं इसकी यहां अपन बात करते हैं। एक तो फर्स्ट जो चरण हो गया, यहां से आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन से, निषेचन की क्रिया एरो करके लिख लेना। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होती है। तो 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरण कौन कौन से हैं? एक तो होगा पराग कणों का अंकुरण। क्या होगा? पराग कणों का अंकुरण। दूसरा जो होगा अपने पास बी वाला है, पराग नलिका की वृद्धि। पराग नली की वृद्धि। ठीक है। अब देखिए किस प्रकार अपने पास पराग नलिका की वृद्धि होती है और किस प्रकार अपने पास पराग कणों का अंकुरण होता है। अंकुरण का मतलब होता है स्फुटन, वहां फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपके पास फर्स्ट चरण की बात करूं तो इस फर्स्ट चरण में क्या होगा, यहां क्या है अपने पास ये जो है एक जायांग है। जो अपन ने जायांग की बात की थी, ये जायांग वाली संरचना है, अंडक जिसे कहेंगे। इस जायांग के अपने पास 3 भाग थे। कौन कौन से 3 भाग? एक तो था अपना वृत्तिकाग्र, ठीक है। दूसरा जो अपना भाग था वो था वृत्तिका। तीसरा जो अपने भाग था वो था अंडाशय। क्या क्या थे? वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय वाला अपने 3 भाग थे। तो फर्स्ट भाग की बात करते हैं अपन, पराग कणों का अंकुरण। तो जैसे परागण की क्रिया के दौरान पराग कण कहां आ गए? यहां वृत्तिकाग्र पर आ गए। ये मान लो ये क्या था अपना पराग कण था। अब क्या होता है, इस वृत्तिका के ऊपर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे वसीय पदार्थ, जैसे रेजिन वगैरह ये पाए जाते हैं, शर्करा, जिनको क्या करते हैं, जैसे ही ये परागकण आते हैं तो पराग कणों को ऊर्जा देते हैं और इनके अंकुरण मतलब इनको फूटने के लिए, इनमें से पराग नलिका निकालने के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। जैसे परागण की क्रिया के दौरान परागकण यहाँ वृत्तिकाग्र पर आ गए। पहले तो क्या होता है, जो ये वृत्तिका होगी, इन वृत्तिका में अपनी जाति के सदस्यों को पहचानने की आवश्यकता होती है, या पहचानने की इनमें क्षमता पाई जाती है। जैसे ही क्या हुआ, परागकण यहाँ आया तो ये वृत्तिका क्या करेगा, वृत्तिकाग्र क्या करेगा कि इन परागकणों को पहचान लेगा। जैसे परागकणों को पहचान लेगा, पहचानता कैसे है कि जो ये परागकण आया है ये अपनी ही जाति का है या दूसरी जाति का सदस्य है। जैसे क्या हुआ कि ये मान लो कि ये जो जायांग था, ये वाला भाग तो चमेली का पादप था या नीम बबूल का, किसी का भी पादप था, और ये परागकण आम वाले पादप का था। तो क्या होगा, ऐसा संकरण तो होगा नहीं। तो यदि ये पहचान जाता है कि ये अपनी जाति का नहीं है तो ये इसको वृद्धि ही नहीं करने देता। और यदि क्या हुआ, ये पहचान जाता है कि ये अपनी ही जाति का है तो ये इसको अंकुरण करने देता है, वृद्धि करने देता है। तो ये क्या, ये जैसे यहाँ परागकण आ गया
अब परागकण आने के बाद में जो यहाँ ऊपर इसके स्पोरोपोलिन लगा हुआ था और कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन जो था अनुपस्थित था, जिन्हें अपन ने जनन छिद्र कह दिया था। अब उस जनन छिद्र के माध्यम से है ना क्या होगा कि पराग नलिका का निर्माण होगा। और अपन ने जब परागकण का अंकुरण पढ़ा था या परागकण का परिवर्धन पढ़ा था, तब अपन ने देख लिया था कि कौन सी कोशिकाएं परागकण के अंकुरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो क्या होगा, उन जनन छिद्रों में से पराग नलिका की वृद्धि होगी। क्या होगा, पराग नलिका की वृद्धि होगी। ये पराग नलिका की वृद्धि हो रही है, फिर क्या वृद्धि होगी तो उसको अपन कहते हैं अंकुरण हो रहा है। जैसे ही पराग नलिका की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पराग नलिका के अंकुरण में वृद्धि, अंकुरण हो रहा है। वृद्धि का मतलब होता है अंकुरण हो रहा है, वो प्रफुल्लित हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, मैं यहां से एक एरो करके लिख देता हूं, परागकणों के अंकुरण में लगे समय को अंकुरण काल कहा जाता है। अंकुरण काल कहा जाता है। क्या होगा, अपन ने क्या कह दिया, इसको अंकुरण काल कह दिया कि जो इसके अंकुरण में जो वृद्धि हो रही है, जो समय लग रहा है, उसे अपन ने पराग अंकुरण कह दिया। अब देखिए, अगर मान लिया जाए यदि इस, जैसे अपन ने मैक्सिमम 3 जनन छिद्र बताए थे कि क्या होता है कि जो एक परागकण होगा उस परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। तो 3 जनन छिद्र में से 3 पराग नलिकाओं का निर्माण हो सकता है। तो यदि क्या हुआ कि यहां से परागकणों से यदि एक से ज्यादा पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो वृद्धि का एक ही पराग नलिका को वृद्धि करने देगा, दूसरी पराग नलिका को वृद्धि नहीं करने देगा, वो उसको खत्म कर देगा। क्योंकि जो उसमें नरयुग्मक होंगे वो 1-2 ही नरयुग्मक आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहां तो अपन ने बात कर ली फर्स्ट पॉइंट की, मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, पराग नलिका की वृद्धि। बी की मैं बात की, क्या हुआ, पराग नली की। जैसे ही क्या हुआ कि यहां से परागकण से पराग नलिका का निर्माण हो गया, तो क्या होता है, ये वृद्धि का एक लंबी बेलनाकार संरचना ही है। और क्या है कि इसके चारों तरफ से क्या हो जाता है, इस पराग नलिका के चारों तरफ से यहां पर जो इधर जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ वसीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ उत्तक होते हैं, मृदु उत्तक होते हैं। जैसे अपन ने बात की थी पिछली कक्षा में, मृदु उत्तक जो होते हैं ना, जीवित कोशिकाओं का समूह होता है जो क्या करता है, कोशिकाओं को जीवित रखने व पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो क्या है कि इस पराग नलिका में, जैसे इस वृद्धिका में पराग नलिका प्रवेश करती है तो यहाँ कुछ चिकने पदार्थों का स्रवण किया जाता है जो इस पराग नलिका को आगे बढ़ने में वृद्धि करने में सहायक होता है। और ये बढ़ती हुई जो पराग नलिका है, इन मृदुतक कोशिकाओं से अपना पोषण ग्रहण करती रहती है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये अपने पास ये वाला जो भाग है, कौन सा, ये वृद्धिका से अब अंडाशय में प्रवेश करेगा। और अंडाशय के अंदर आपको पता है बीजांड होते हैं, और एक बीजांड की संरचना अपन को देख ही रखी है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पराग नलिका होती है वो बीजांड में किस किस माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। फिर
जैसे ही उसमें क्या हुआ, प्रवेश हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। आपको सभी को इस बुक की एक बार रीडिंग लगानी है और साथ ही साथ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि पिछली बार जो है मैंने बताया यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पिछली बार जो है अपना सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस बार सबसे ज्यादा जो चांस बन रहे हैं वो इस चैप्टर के बन रहे हैं, और वो भी निषेचन के ऊपर। तो आप सभी को क्या करना है, निषेचन को तो एकदम करेक्ट रट लेना है, याद कर लेना है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 10 बार समझना है। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, यदि अपने पास कोई भी डायग्राम आता है, जैसे अपन ने बात की बीजांड, तो बीजांड का डायग्राम आ रहा है, जैसे पुष्प की बात की पुष्प, तो आप सभी को रफ पेज में 5 बार कम से कम उस डायग्राम को बनाना है। आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा, जैसे फर्स्ट बार बनाओगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन सेकंड टाइम पे बनाओगे तो उसके कुछ कुछ भाग आपको याद हो जाएंगे। थर्ड बार बनाओगे तो आपके आधे से भाग याद हो जाएंगे, और जब फिफ्थ बार तक पहुंचोगे तो आपको वो डायग्राम जो है कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, नहीं तो जो आपके 10 नंबर आते हैं वो वैसे ही चले जाएंगे। 10 नंबर के तो आपके पास डायग्राम आते हैं, तो आपको वैसे ही नहीं बनाने हैं वो 10 नंबर। आपको क्या करना है, पूरे 10 नंबर भी क्लियर करने हैं। अपन को इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। उसके लिए चाहे अपन को कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद।